से वो अपना दमखम दिखाने की कोशिश हमेशा करते हैं। पिछली बार डिफेंडिंग चैंपियन थे, इस बार वो क्या नजर आ रहा है, कौन से इशू इस बार हावी रहने वाले हैं? 3 बजे तक जो वोटिंग परसेंटेज का आंकड़ा आया हमारे पास वो है 52.23 का, यानी कि आप मान रहे हैं कि ये जो वोटिंग हुई है 3 बजे तक 52.32, ये बीजेपी के पक्ष में ज्यादा जा रही है या कांग्रेस के पक्ष में? जो 3 बजे तक जो 52.03% जो वोट हुआ है वो बीजेपी के पक्ष में जाएगा, क्योंकि अगर वोटिंग का परसेंटेज ज्यादा हो तो एंटी इनकम्बेंसी के हम बोल सकते हैं कि एंटी इनकम्बेंसी और कांग्रेस को फायदा होगा। अगर लगभग 56 या 57% अगर वोटिंग हो गई तो कांग्रेस को फायदा होगा, एनीथिंग बिलो 50 बीजेपी को फायदा होगा। और एक बात, रामनगर में 63.3% वोटिंग हुई है, तो इससे ये साफ जाहिर होता है कि अभी भी लोग नहीं आ रहे। 3 बजे तक का आंकड़ा है जो 52% हम महीने में जो बताया है, अभी चंद 1-2-3% बढ़े होंगे, लेकिन सवेरे से जब हम गए तो कोई 18-19% था। 1 बजे तक 18-19% था, तो बीजेपी के लिए एडवांटेज था। जितना वोटिंग कम होता है वो बीजेपी के लिए एडवांटेज है। 50 एंड बिलो 50 बीजेपी के लिए एडवांटेज है, एनीथिंग अबव 55 to 60 कांग्रेस के लिए बहुत एडवांटेज होगा। नहीं, रिजवान साहब, एक और चीज जानना चाहूंगा, क्योंकि हमारे संवाददाता जब भी वोटर से बात कर रहे थे तो कुछ लोगों के लिए जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं वो ज्यादा हावी थे, लेकिन कुछ लोग पीएम मोदी की बात कर रहे थे, कुछ लोग जो है वो नेशनल इशू, देश की बात तवज्जो दे रहे। तो जब ये कर्नाटक का मतदाता वोट डालने के लिए जा रहा है तो क्षेत्रीय मुद्दे और राष्ट्रीय मुद्दे कौन ज्यादा हावी नजर आ रहे हैं इस बार आपको? सर, स्टेट के मुद्दे ज्यादा अहम रख रहे हैं, और बहुत जितने लोग को मैंने बात किया है उनको इंफ्रास्ट्रक्चर, अनएम्प्लॉयमेंट और बेरोजगारी और प्राइस राइज जैसा गैस का है, उसके बारे में बात करें। नेशनल इंटरेस्ट से कुछ लेना देना नहीं है उनको लोगों को। वो क्या करेंगे, नेशनल में बीजेपी है, हमको 2024 में जब इलेक्शन आएगा देखा जाएगा। फिर वक्त हमको कर्नाटका में जो 3 साल की जो बीजेपी की हुकूमत थी वो उनसे नाखुश है। इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, या अनएम्प्लॉयमेंट है, प्राइस राइज है, या और जो हेल्थ के बारे में जो निग्लेक्शन हुआ उसके बारे में बहुत से लोग ध्यान दे रहे हैं। तो आई थिंक दिस विल बी द वेरी मेजर इशू, जहां लोग स्टेट के जो अहम लोकल इशू है उसके लिए वोट डालेंगे। ठीक है, बीजेपी के लिए ये चुनाव आसान नहीं रहने वाला है। गौरव, आपसे मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि ऋषिकेश से जिस तरह से हमारी बात हुई तो कांग्रेस ने अब रणनीति बनाना शुरू कर दिया है, आंकड़े उनके पास आ चुके हैं कि कहां क्या क्या वोटिंग हुई है। बीजेपी के वॉर रूम में दिल्ली में क्या नजर आ रहा है? क्योंकि कहते हैं बीजेपी अपने विरोधियों से हर चाल 10 कदम आगे चलती है, क्योंकि अगर किसी तरह से परिस्थितियां ऐसी हुई कर्नाटक में कि बहुमत नहीं मिला तो आगे क्या रणनीति होगी, तब बीजेपी कौन सा दाव चलेगी? कोई अपडेट आपके पास? देखिए, मैं आपको बताऊं कि जाहिर तौर पे ये बात जरूर है कि कांग्रेस पार्टी कई चुनावों के बाद ऐसा लगा कि कर्नाटक में वो चुनाव लड़ती हुई दिख रही है। आक्रामक कैंपेन उनका था। शुरुआत में बीजेपी उन्हें फॉलो कर रही थी, लेकिन आपने देखा होगा जैसे ही बजरंगबली और बजरंग दल को बैन करने की बात आई, उसको प्रधानमंत्री ने बजरंग दल से कनेक्ट किया। उसके बाद कांग्रेस को बैकफुट पे आना पड़ा। तो जाहिर सी बात है, प्रधानमंत्री ने लास्ट में बीजेपी का जो पूरा एक तरह से आप कहें मास्टर प्लान जो था वो ये था कि लास्ट में लोकल स्तर पे तो तमाम नेता रहेंगे ही, लास्ट में प्रधानमंत्री उतरेंगे। और लास्ट में आपने देखा 2 रात उन्होंने वहां बेंगलोर में रुके, लगातार कई रोड शो किए, कई जनसभाएं उन्होंने की। और जाहिर सी बात है, सबसे बड़ा पार्टी का चेहरा अगर कोई है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। और उसी के नाम पे इस बार बीजेपी ने प्रयास किया कि राज्य में भी, कर्नाटक जैसे राज्य में भी वहां प्रधानमंत्री मोदी को चेहरा बनाकर ही चुनाव लड़ा जाए। क्योंकि अभी जो वासवराज बोम्मई है वो कुछ समय पहले जब येदियुरप्पा को हटाया गया था उसके बाद मुख्यमंत्री बने हैं, और वो एक मजबूत चेहरा नहीं है, ये बीजेपी जानती है, इसलिए प्रधानमंत्री के चेहरे को आगे किया गया। हालांकि येदियुरप्पा रिटायर्ड है, एक तरह से रिटायर्ड है, और रिटायर्ड व्यक्ति के तौर पे ही वो पार्टी के लिए वोट मांगते नजर आते हैं। और लिंगायत जो कि सबसे बड़ा वोट बैंक है, उसके एकमात्र बड़े नेता वो कहे जाते हैं। मास लीडर के तौर पे अगर रीजनल स्तर पे बात करेंगे तो कर्नाटक में अकेला बीजेपी का मास लीडर येदियुरप्पा है, और उन्होंने भी काफी मेहनत की है। उनके इर्द गिर्द कैंडिडेट के सिलेक्शन से लेकर मुद्दे तय करने में उनका काफी अहम रोल रहा है। तो बीजेपी का जो अपना पुराना वोट बैंक है लिंगायत, इसके अलावा वोकालिगा को आपने देखा कि किस तरह से योगी आदित्यनाथ मैदान में उतरे। इससे पहले अमित शाह वोकालिगा समुदाय के जो गुरु हैं उनको टीपू सुल्तान से कनेक्ट किया कि टीपू सुल्तान को खत्म करने में वोकालिगा समुदाय का रोल रहा है। आपने देखा कि नाथ संप्रदाय को जोड़ते नजर
बनाए योगी आदित्यनाथ, ताकि वोका लीगा जो एक तरह से जिस जाति से डीके शिव कुमार आते हैं, जिस समुदाय से आते हैं, और जेडीएस का जिस समुदाय में स्ट्रांग होल्ड है, उसमें कुछ वोट बीजेपी को मिले, इसका प्रयास करते हुए लगातार बीजेपी के तमाम नेता नजर आए। बीजेपी का अपना जो आंकड़ा है वो ये है कि उन्हें बहुमत से 15 सीटें ज्यादा मिलेगी। हालांकि तमाम राजनीतिक दल ये बात कहते हैं, लेकिन कर्नाटक की राजनीति में एक चीज महत्वपूर्ण है कि आपने एक चीज देखा होगा, कांग्रेस पार्टी के पास दो मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, और बीजेपी के वासवराज बोम्मई पूर्व मुख्यमंत्री, अब वो पूर्व मुख्यमंत्री हो चुके हैं, लेकिन उनको उस प्रमुखता से प्रमोट नहीं किया गया जैसे जिस तरह से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को सेकेंड टर्म के लिए प्रमोट किया गया था। तो कहीं ना कहीं दो मुख्यमंत्री के उम्मीदवार कांग्रेस के पास, बीजेपी के पास एक व्यक्ति है, उसको उन्होंने प्रमोट नहीं किया। अलबत्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पे वोट मांगा। तो ये एक प्रयोग है बीजेपी की तरफ से कि कर्नाटक ऐसे राज्य में जहां लोकल चेहरे का महत्व होता है, ये वाला प्रयोग शायद गुजरात में भी किया था, ये वाला प्रयोग गुजरात में भी किया था, ये वाला प्रयोग उत्तराखंड में भी किया था बीजेपी ने, और वहां पे कामयाबी हासिल की थी। मैं सीधा रुक कर लेता हूं केजे श्रीवास्तव, क्योंकि गौरव ने जिस तरह से कहा है कि कर्नाटक में बीजेपी ने प्रधानमंत्री मोदी को ज्यादा प्रमोट किया है बजाय बोम्मई साहब को, तो आपको क्या लग रहा है कि बोम्मई साहब ज्यादा लोगों के जब वो वोट डालने जाते हैं तो उनके जहन में बोम्मई ज्यादा होते हैं या प्रधानमंत्री मोदी ज्यादा होते हैं?